तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। शिक्षा संकल्प 2.0 में आप सबको स्वागत है। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग जो 10th क्लास की पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो है बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर सोशल साइंस का है उसको हम लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखिए, जैसे आप लोग का सोशल साइंस का जब एग्जाम दीजिएगा तब 80 जो है ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने देखने को मिलेगा बच्चों? ऑब्जेक्टिव। और इसमें जो है आप लोग को 40 को क्या करना है, उसको रंगना है। ठीक है, तो आज हम लोग खाली इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे, सब्जेक्टिव की बात नहीं करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें आप लोग को सब्जेक्टिव का बात बताएंगे। ठीक है, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, आपदा प्रबंधन, ठीक है, और इसके बाद एक और किताब होता है, उससे जो है आप लोग का मिक्स जो है, पांचों से मिक्स जो है क्या है, सब क्वेश्चन आंसर है। तो इसी को आप लोग को समझना है, कितना आप लोग पढ़े हैं, कितना आप लोग सवालों को बन रहा है, कितना आप लोग तैयारी किए हैं, आप लोगों को पता लगेगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आप लोगों को पता होगा उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका ऐसा यह होगा। ठीक है, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, तो जितना भी बात आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, तो ये जो हम सब बात जो है हम हिंदी का मॉडल पेपर में बता चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसको देखने के बाद उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, आज हम डायरेक्ट आप लोग को ऑब्जेक्टिव का क्या बताएंगे, क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ठीक है, ध्यान समझना, जितना भी दिखाई दे रहा है ना ये सब जो है मॉडल पेपर हिंदी में हम बता चुके हैं। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। ठीक है, जैविक का मतलब होता है बच्चों सजीव। जैविक का मतलब क्या होता है बच्चों? सजीव। तो बताना है इनमें कौन सजीव है, कौन सजीव नहीं है, यह चीज हमको बताना है। ए मछली, बी मिट्टी, सी पेड़, डी मानव। ठीक है, तो देखो मछली सजीव है, मानव भी सजीव है, पेड़ भी सजीव है, लेकिन मिट्टी सजीव नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वांछित रहना चाहिए, यानी भारत सरकार के अनुसार पृथ्वी पर कितने प्रतिशत वन को रहना जरूरी है, इसके बारे में बताना है। ए 15%, बी 33%, सी 30%, डी 45%। ठीक है, यही आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी हो जाएगा 33%। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। महानदी पर कौन सा बांध बना है? जो महानदी बांध है उस पर कौन सा बांध बांधा है? ए भाखड़ा नागल, बी नागा अर्जुन सागर, सी हीराकुंड, डी रिहंद। 3 का आंसर आपका होगा हीराकुंड। ठीक है, जो महानदी है इस पर कौन सा बांध बना है? तो हीराकुंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टेक्सोल है, टेक्सोल कौन सा दवा है आपको बताना है। ए मलेरिया की दवा, बी कैंसर रोधी दवा, सी दर्द निवारक दवा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो टेक्सोल होता है वो आपका कैंसर रोधी दवा होता है। ठीक है, कैंसर को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। ए बक्साइट, बी क्रोमाइट, सी ग्रेफाइट, डी निकेल। ये निकल है। ठीक है, तो धात्विक खनिज नहीं है यानी अधात्विक की बात हो रहा है, तब ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? टर्शियरी कोयला का मतलब होता है जहां पर बहुत कम मात्रा में कोयला पाया जाता है, वह जगह का नाम बताना है। ए झारखंड, बी मेघालय, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। देखो सबसे कम जो है कोयला आपका मेघालय में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? ए यूरेनियम, बी बक्साइट, सी मोनाजाइट, डी थोरियम। ठीक है, तो 7 के आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, पता है तो कमेंट में कि इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी बक्साइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8।
भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, इन डाक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया इसके बारे में बताना। ए 5, बी 6, सी 8, डी 9। तो जो डाक क्षेत्र है उसको 8 क्षेत्रों में बांटा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 9 नंबर, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है, यानी कौन ऐसा नदी है जिसके कारण असम में क्या आता है, बाढ़ आता है। ए ब्यास, बी ब्रह्मपुत्र, सी ताप्ती, डी महानदी। तो असम में बाढ़ आने के कारण है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसके कारण जो असम में क्या आता है बच्चों, बाढ़ आता है। क्वेश्चन नंबर 10, तरुण भारत संघ यानी एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। ए बिहार, बी गुजरात, सी केरल, डी राजस्थान। तो तरुण भारत संघ जो है एनजीओ का संबंध किस राज्य से आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी गुजरात राजस्थान से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है, यानी हम लोग किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में करते हैं। ए अभ्रक का, बी मैग्नीज का, सी बक्साइट का और डी इनमें सभी। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में सबसे ज्यादा अभ्रक का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। जो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है किस राज्य में है। ए मणिपुर, बी बिहार, सी केरल, डी झारखंड। बताइए इंद्रपुरी जलाशय जो परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 13 नंबर, 13 नंबर का है असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है, यानी असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम बताना। ए ब्लू बुक, बी येलो बुक, सी ग्रीन बुक, डी रेड बुक। तो असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम बचा होगा डी, ऑप्शन नंबर डी रेड बुक, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। रबी फसल नहीं यानी खरीफ फसल का बात हो रहा है। तो देखो गेहूं आपका जो है रबी फसल है, चना भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रबी फसल हो जाएगा, सरसों भी रबी फसल, लेकिन चावल जो खरीफ फसल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सीमेंट उद्योग का कांचा माल है, यानी सीमेंट उद्योग का कांचा माल क्या है। ए चूना पत्थर, बी कोयला, सी एल्यूमिनियम, डी इनमें सभी, ठीक है। तो सीमेंट उद्योग का कांचा माल क्या होता है बच्चों, ए, ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कोकन रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से। जो कोकन रेल परियोजना है किस राज्य में है। ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी केरल, डी इनमें सभी। तो जो कोकन रेल परियोजना है आपका तीनों राज्य में सम्मिलित है, महाराष्ट्र में भी है, गोवा में भी है, केरल में भी है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था। ए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, बी पृथ्वी शिखर सम्मेलन, सी जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन और डी आर्थिक विकास सम्मेलन। तो 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। देखिए 18 नंबर, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जो भारत है उसमें सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ए काली, बी लेटेराइट, सी जलोढ़ और डी लाल। तो भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी क्या पाया जाता है बच्चों, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 19 नंबर, 19 नंबर क्या कर रहा है भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। ए शिव समुद्रम, बी मणिकरम, डी दार्जिलिंग, सी डी शिमला। बताइए इसका आंसर अगर पता हो तो कमेंट में। तो भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र जो कहा लगाया था बच्चों, दार्जिलिंग में लगाया था, जो कहाँ पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पी से पश्चिम, बी से बंगाल। चलिए देखिए 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 का है बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। ए पटना, बी बांका, सी बरौनी और डी गया। तो बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी बरौनी में स्थित है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का 20 में कितना आप लोग का सही हुआ है, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आप लोग बताइए तो आप लोग का आंसर कितना है सही हुआ है कमेंट में। सभी को एक बार बता दीजिए कमेंट में कि आप लोग का 21 का आंसर कितना सही है, 20 में कितना आप लोग का नंबर आया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है
निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? ए भूकंप, बी बाढ़, सी वर्षा की कमी, डी सुनामी। यानी सुखाड़ किसके कारण आता है? तो आप लोग को पता है वर्षा की कमी। अगर वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों? सुखाड़ होगा। चलिए देखते हैं 22 नंबर। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। ए नर्मदा नदी से, बी गंगा नदी से, सी दामोदर नदी से, या डी सतलज नदी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जो सरदार सरोवर कृत्रिम है वो आपका नर्मदा नदी से क्या है? संबंध रखता है। ठीक है, तो देखते हैं 23 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया? जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया? ए बुलबुल, बी बिपरजॉय, सी यास और डी इनमें से कोई नहीं। तो जून जो है 2023 में कौन सा चक्रवात आया था? बी बिपरजॉय। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। यानी पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग का आपको नाम बताना है। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी दीर्घ और डी इनमें से सभी। बताइए क्या होगा? तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग क्या होता है बच्चों? प्राथमिक तरंग, यानी पी तरंग के हम लोग नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। यानी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन बताना। ए सार्वजनिक टेलीफोन, बी मोबाइल, सी वॉकी टॉकी, डी रेडियो। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है बच्चों? तो सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। तो देखो इसमें जो है आपको दो आंसर देखने को मिल रहा है। सार्वजनिक टेलीफोन ये भी हो सकता है और मोबाइल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि किताब में जो है सार्वजनिक टेलीफोन दिया और गेस्ट पेपर मोबाइल बता रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे वर्तमान पूछे, क्या पूछे बच्चों? वर्तमान। वर्तमान का मतलब क्या? कि अभी के समय में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो मोबाइल। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन तो पहले के समय में सार्वजनिक टेलीफोन ही था। ठीक है, तो किताब जो है पुराना ही है, तो इसमें आप लोग का शक है थोड़ा, तो आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, सार्वजनिक टेलीफोन या मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 26, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासन काल में पारित हुआ? जो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट था किसके शासन काल में क्या हुआ था? पारित हुआ। ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड रिपन। 26 का आंसर अगर पता है तो कमेंट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड रिटन। ठीक है, देखिए 27 नंबर। 27 नंबर पर है यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई? जो यूरोप है उसमें राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी रूस, डी इटली। तो जो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुआ था वो कहां से हुआ था बच्चों? फ्रांस से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 28 नंबर, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? जो राइन राज्य संघ है उसकी स्थापना किसने की? ए बिस्मार्क ने, बी नेपोलियन ने, सी मेजिनी ने और डी लेनिन ने। तो राइन राज्य संघ की जो स्थापना था वो किसने किया था? नेपोलियन ने। ठीक है, 29 नंबर देखिए। 29 नंबर देखिए, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? जो अप्रैल थीसिस है वो किसने लिखी? ए रूसो, बी टाल्स्टाय, सी लेनिन, डी कार्ल मार्क्स। 29 का आंसर बताना है। तो अप्रैल जो थीसिस थे वो किसने लिखे हैं? लेनिन ने लिखे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। देखिए 30 नंबर, खुदाई विदम तगार का गठन किसने किया? जो खुदाई था वो विदम गार का गठन किसने किया? ए सैयद अहमद खान, बी खान अब्दुल गफ्फर खान, सी के बी हेड गेवार, डी राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फर खान। ठीक है, 31 नंबर देखिए, लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की?
इन जो लाला हरदयाल थे किसकी स्थापना किए हैं? ए गदर पार्टी, बी स्वराज पार्टी, सी हिंदू महासभा, डी किसान सभा। तो जो लाला हरदयाल थे वो आपका गदर पार्टी के क्या किए थे? स्थापना किए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? ए अमेरिका, बी सोवियत संघ, बी ब्रिटेन, सी डी चीन। तो जो साम्यवादी गुट का अगुवा था वो कौन थे? सोवियत संघ थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? यानी चारों ऑप्शन बताना है कि मार्टिन लूथर की कृति क्या है। ए अप्रैल थीसिस, बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सी 95 थीसिस या डी कॉमन बिल। तो मार्टिन लूथर की जो कृति है आपका क्या हो जाएगा? 95 थीसिस हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? ठीक है, जो बंगाल गजट था उसका प्रकाशन किसने किया? ए जेम्स ए हिकी, बी मदन मोहन मालवीय, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइए इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट आइए। तो बंगाल गजट के जो प्रकाशन थे वो आपका जेम्स ए हिकी ने किए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? जो यूनान था वो किसके अधीन था? ए ऑस्ट्रिया के, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन और डी तुर्की। तो जो यूनान देश था वो किसके अधीन था? तो याद रखना तुर्की का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखिए, 36 नंबर कह रहा है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? जो नमक कानून था उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ए साबरमती, बी सूरत, डी सी डांडी, डी चंपारण। तो नमक कानून कहाँ तोड़े थे? तो डांडी में जाकर तोड़े थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 37 नंबर, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? जो समाजवादी थे उनकी बाइबल किसे कहा जाता था? दास कैपिटल को, अप्रैल थीसिस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या डी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 37 का आंसर बताना है क्या होगा। तो समाजवादी की बाइबल जो है हम किसको बोलते हैं बच्चों? दास कैपिटल को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? यानी सिंगापुर का उदय कब हुआ? यानी सिंगापुर कब स्वतंत्र हो गए? ए 1945, बी 1965, सी 1975 या डी 1955। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यानी जो सिंगापुर था वो कब स्वतंत्र हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1965 में। ठीक है, देखिए इसके बाद 39 नंबर, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जो वियना कांग्रेस हुआ था उसमें कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी रूस, डी फ्रांस। तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर देखिए क्या कर रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ए एम एन राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला हरदयाल, डी चित्तरंजन दास। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की था बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चलिए 41 नंबर देखिए, बंबई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्य का गठन हुआ? मुंबई को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, कौन कौन भाग होगा ना इस चीज के बताना है। ए महाराष्ट्र और गोवा, बी महाराष्ट्र और गुजरात, सी महाराष्ट्र और कर्नाटक, डी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। बताना इसका आंसर क्या होगा। तो मुंबई राज्य का विभाजन दो राज्य में हुआ। ठीक है, जो क्या बना आपका महाराष्ट्र और क्या बना गुजरात। ठीक है, देखिए 42 नंबर, क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? बिहार में कुल कितने नगर निगम इसके बारे में बताना है। ए 10, बी 19, सी 12 और डी 14। तो याद रखना बिहार में कुल कितने नगर निगम की स्थापना किया गया? तो 19 को नगर निगम की स्थापना कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर कह रहा है
राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ए 1950, बी 1952, सी 1953, डी 1954। 43 का आंसर बताना है। तो राज्य पुनः आयोग की स्थापना जो है आपका 1900 कितने में हुआ था? 53 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए 44 नंबर। 44 नंबर पर है चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? ए निर्वाचन आयोग, बी क्षेत्रीय दल, सी सत्तारूढ़ दल और डी विपक्षी दल। 44 का आंसर बताना है क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए निर्वाचन आयोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है, यानी बिहार में कितने पंचायती राज संस्थाएं? ए एक स्तरीय, बी 2 स्तरीय, सी 3 स्तरीय, डी 4 स्तरीय। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितने हैं बच्चों? तो 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 46 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46, आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? ए म्यांमार, बी नेपाल, सी भूटान, डी बांग्लादेश। ठीक है, 46 का आंसर बताना है क्या होगा? आंग सान सू की देश की नागरिक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए म्यांमार का। देखिए 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए मेरी रॉबिन्स, बी किम कैपबेल, सी लौरा चिंचिला, डी मिशेल बचलेट। तो चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी बच्चों? तो डी हो जाएगा मिशेल बचलेट। ठीक है, तो देखिए 48 नंबर। 48 नंबर कह रहा है इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? ए जातिवाद, बी निष्पक्ष चुनाव, सी अलगवाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो याद रखना निष्पक्ष चुनाव पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यानी लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या बताना है कितना होता है? ए 540, बी 543, सी 545 और डी 550। 49 के आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बताइए क्या होगा। तो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या बच्चों कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 543। ठीक है, देखिए 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है कि इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? ए स्विट्जरलैंड, बी ब्रिटेन, सी भारत और डी चीन। तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो इनमें कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? ठीक है, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। ए 5000, बी 10,000, सी 7,000, डी 15,000। ठीक है, आपको बताना है क्या होगा। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7,000। देखिए 52 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 को रहा है 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की? जो 1975 था उसके आपातकाल की घोषणा किसने की? ए जनता पार्टी ने, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, सी बहुजन समाज पार्टी ने या डी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने। 52 के आंसर बताना है क्या होगा। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। 53 नंबर देखिए पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? ए सरपंच, बी महापौर, सी जिला दंडाधिकारी या डी सत्र न्यायाधीश। तो देखो आप लोग जिले का मतलब क्या होता है? डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसका हिंदी में होता है जिला दंडाधिकारी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 54 नंबर, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? ए 2000, बी 2002, सी 2006 और डी 2010। तो याद रखना नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2006 में। देखिए 55 हो गया, 54 हुआ, 55 नंबर देखिए जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ?
जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ, यानी जल के लिए कहाँ विरुद्ध हुआ था? ए नेपाल, बी बोलिविया, सी बांग्लादेश और डी बेल्जियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी बोलिविया हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का है हिंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? ए यूगोस्लाविया, बी उत्तरी आयरलैंड, सी मेक्सिको और डी ब्रिटेन। तो हिंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध जो है आपका ब्रिटेन देश से था, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए 57 नंबर क्वेश्चन नंबर 57 का है इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? जो इंग्लैंड था उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? ए 1873, बी 1918, सी 1928, डी 1945। 57 का आंसर बताना है क्या होगा? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1918 में। देखिए 58 नंबर इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? ए दोहरी सरकार, बी स्वतंत्र न्यायपालिका, सी संविधान की सर्वोच्चता या डी इनमें से सभी। तो आपका दोहरी सरकार भी हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका भी हो जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता भी हो जाएगी, इसलिए सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 59 नंबर 59 नंबर कह रहा है पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? ए 45, बी 48, सी 53 और डी 75। तो पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन नंबर 60 भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है किनकी अध्यक्षता में हुआ आपको बताना है। ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी लाल कृष्ण आडवाणी, सी काशीराम और डी अजीत सिंह। तो याद रखना भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। देखिए 61 नंबर 61 नंबर देखिए 61 नंबर पर है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका गठन कब हुआ? ए 1950, बी 1952, सी 1954, डी 1956। 61 का आंसर अगर पता है तो बताइए कमेंट में क्या होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1952 में। ठीक है, तो देखिए 62 नंबर क्वेश्चन नंबर 62 भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। 62 का आंसर बताइए क्या होगा? तो याद रखना भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 63 नंबर y बराबर सी प्लस आई में क्या है? ठीक है, y बराबर सी प्लस आई में क्या है? ए आय, बी निवेश, सी उपभोग और डी ब्याज। ठीक है, तो याद रखना आई का मतलब आपका निवेश होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 64 नंबर कर रहा है इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? ए बीमा का व्यय, बी मूल्यह्रास, सी कच्चे माल की कीमत, डी इनमें से सभी। तो याद रखना इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? तो बीमा की व्यय, मूल्यह्रास और कच्चे माल की कीमत, इनमें तीनों हो जाएगा, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। 65 का आंसर अगर पता है तो बताइए कमेंट में क्या होगा। तो खनन को जो है हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो देखिए 66 नंबर कर रहा है किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर क्या दिया जाता है बच्चों? बल दिया जाता है। ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था,
सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि अर्थव्यवस्था जो है लोक कल्याण में बल देता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण जो है लोक कल्याण पर क्या देता है, बल देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। तो देखिए 67 नंबर, 67 नंबर पर है, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है, ए लगान, बी मजदूरी, सी ब्याज और डी लाभ। तो याद रखना पूंजी का पारिश्रमिक जो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, देखिए 68 नंबर, 68 नंबर पर है, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है, ए महाजन, बी व्यापारी, सी रिश्तेदार और डी सहकारी बैंक। तो संस्थागत वित्त का स्रोत का क्या हो जाएगा बच्चों, सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए 69 नंबर, देखिए 69 नंबर क्या कर रहा है, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार वित्तीय संसाधन प्रदान करता है, ए अल्पकालीन, बी मध्यम अवधि, सी दीर्घकालीन और डी इनमें से सभी। 69 का आंसर बताइए क्या होगा अगर पता है तो। भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है, तो याद रखना दीर्घकालीन। 70 नंबर का आंसर देखिए, 70 नंबर कह रहा है ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है, ए सहकारी बैंक, बी भूमि विकास बैंक, सी नरवाड और डी भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा सी नरवाड। ठीक है, चलिए देखते हैं 71 नंबर। देखिए 71 नंबर, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, यानी भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, ए 1901, बी 1904, सी 1912, डी 1915। 71 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा अगर आप लोग को पता है तो भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो बी 1904 में। ठीक है, देखिए 72 नंबर, बहत्तर नंबर पर है, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत रहता है, ए कृषि क्षेत्र, बी विनिर्माण क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र के कार्यरत होता है, तो सेवा क्षेत्र के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिए 73 नंबर, 73 नंबर पर है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। भारत में नई आर्थिक नीति को जो है कब लागू किया गया था, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, 1975, 1982, 1991 और 1995। बताइए आंसर अगर पता है तो भारत में नई आर्थिक नीति जो है आपका 1991 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं 74 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है, कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ए ISI मार्क, बी एग मार्क, सी हॉल मार्क, डी इनमें से सभी। तो कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी एग मार्क। ठीक है, चलिए देखते हैं 75 नंबर। देखिए 75 नंबर पर है, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है, ए भोजन, बी स्वास्थ्य, सी शिक्षा और डी इनमें से सभी। बताना है 75 के आंसर क्या होगा। तो देखो मानव के लिए भोजन भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है और शिक्षा भी जरूरी है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, सभी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 76 नंबर, 76 नंबर कर रहा है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई, ए 1980, बी 1989, सी 1997, डी 2004। 76 का आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा 1989। चलिए देखते हैं इसके आगे 77 नंबर। देखिए
HDI यानी मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई? A 1980 में, B 1990 में, C 1970 में, D 1960 में। तो HDI यानी मानव विकास सूचकांक जो आपका 1990 में शुरू किया गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78। देखिए 78 नंबर क्या कर रहा है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? A वानिकी, B मछली पालन, C विनिर्माण और D पशुपालन। 78 का आंसर बताइए क्या होगा? तो इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विनिर्माण। ठीक है। 79 नंबर देखिए, 79 नंबर पर है, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? A वस्तुएं, B वस्तु मुद्रा, C मुद्रा और D इनमें से सभी। तो देखो इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? इसका आंसर हो जाएगा D यानी रुपया यानी मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। देखिए 80 नंबर क्या कह रहा है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? A स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, B पंजाब नेशनल बैंक, C भारतीय रिजर्व बैंक या D सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 80 का आंसर बताइए क्या होगा? देखो व्यापारिक बैंक नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। तो देखो आप लोग को जो है यहाँ पर 80 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब आप लोग बताइए कमेंट में कि 80 में आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखने के लिए मेरे को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी, देखिए कहने का मतलब कि कोई भी यूट्यूबर है अगर वीडियो बना रहा है तो आपको आप ही के लिए बनाता है, तो उन लोग आप लोग जो यूट्यूबर है उसको सपोर्ट करने के लिए आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इससे जो है वीडियो बनाने वाले को थोड़ा मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो आप लोग भी 10th की एग्जाम है तो आप लोग ऐसा तैयारी कीजिए कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में कोई लापरवाही वाला काम मत कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।